जय नारायण बच्चों, आज आप सिविक्स का चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट पढ़ेंगे। हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्व्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हियर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि रिलेशंस क्या रहते हैं जो पार्टिसिपेशंस और जो डिसीजंस मेकिंग के बीच के, जैसे पब्लिक जो पार्टिसिपेट करती है और जो डिसीजंस लिए जाते हैं, गवर्नमेंट जो लेती है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स की कंसेंट को भी ध्यान में रखती है, उनकी जो सहमति होती है। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस डेमोक्रेसी एंड इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and the key features of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स आपने पढ़े थे। पब्लिक पार्टिसिपेशन मस्ट होता है डेमोक्रेसी में, और पब्लिक पार्टिसिपेशन किसके थ्रू होता है, कैसे दिखता कैसे, वो हमारी जो पार्लियामेंट होती है, क्योंकि हम जो हमारे ये एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको हम इलेक्ट करते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक के बिहाफ पर वर्क करते हैं। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से पब्लिक की चीज़ें हमें दिखती हैं, वो पार्लियामेंट है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ये पार्लियामेंट में जाते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है। तो आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हमारे पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, किस तरह से गाइड करती है, किस तरह से उसका कंपोजिशन है और क्या क्या कंसिस्ट करता है पार्लियामेंट में। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, ऐसा क्यों डिसाइड किया गया, पार्लियामेंट क्यों बनी। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था और फ्रीडम स्ट्रगल जिस समय चल रहा था, तो पब्लिक या पीपल इंस्पायर्ड हुए इस आइडिया से जिसमें फ्रीडम रहती है, जिसमें इक्वलिटी हो और डिसीजन मेकिंग में किसका पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमारी कंट्री में मोनार्की थी। मोनार्की के बाद जब ब्रिटिश आते हैं उनका रूल हो जाता है, और ब्रिटिश का जब रूल था तो उन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी किया था। और इसके साथ साथ ये भी रहा है कि जो हमारे यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं या जो फ्रीडम स्ट्रगल जिस समय चला है या जो इंडिया से बाहर गए हैं लोग, तो कहीं ना कहीं एक आइडियाज़ भी आए थे उनमें कि फ्रीडम और इक्वलिटी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ा तो उसमें लोगों को इंडिया से बाहर के अदर कंट्रीज से, जैसे फ्रांस है, यूएसए है, वहाँ का क्या सिस्टम है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिलने लगी थी। फ्रीडम की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इक्वलिटी होनी चाहिए, तो अवेयरनेस, आप कहेंगे अवेयरनेस आ चुकी थी उस समय। अंडर कॉलोनियल रूल द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड that there be elected members in legislature with a right to discuss the budget and ask questions। तो जब कॉलोनियल रूल चल रहा था उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड की
कि जो लेजिस्लेचर है उसमें राइट हो बजट को डिस्कस करने का, क्वेश्चंस पूछने का पब्लिक को। मीन्स जो मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाए और वो क्वेश्चन कर सकें गवर्नमेंट से, बजट पर डिस्कशन कर सकें, क्या उनके लिए सही है क्या नहीं है, उस पर डिस्कस किया जा सके। तो ये स्टार्टिंग कब से हो गई थी? जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, उस समय से स्टार्टिंग हो गई थी कि एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सके। After freedom, the dreams and aspirations of the freedom struggle were turned into reality. जब कंट्री को फ्रीडम मिलती है तो उसके बाद जो ड्रीम्स थे, जो एस्पिरेशंस थी, मीन्स जो आकांक्षाएँ थी, वो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद किस में टर्न हो जाती है? रियलिटी में, क्योंकि कंट्री को फ्रीडम मिल चुकी थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन laid down the principle of universal adult franchise that ensures people participation in governance. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी है, जो इंश्योर करता है कि एवरी इंडियन सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का राइट है, वोटिंग मीन्स वोट देने का राइट है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, किसी के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये किस में किया गया है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द आइडिया ऑफ कंसर्न्स, डिजायर्स, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द डेमोक्रेसी। किसी भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, या सेंट्रल थीम रहती है डेमोक्रेसी की, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। ये सेंट्रल थीम है डेमोक्रेसी की। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पब्लिक जो होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, और कैसे इलेक्ट करती है? थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और हर कंट्री का अपना एक टाइम ड्यूरेशन रखता है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं और इस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। One group among the elected representatives form the government. The parliament, which is made up of all representatives, together control and guides the government. In this sense, people through. अब यहाँ पर एक ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, मीन्स इसको मेजॉरिटी होती है। सेकंड, आप ये देखेंगे कि पार्लियामेंट में ऑल पार्टीज़ के मेंबर्स सभी होते हैं, सभी इलेक्ट होके जाते हैं और कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। तो इन दिस सेंस, इस सेंस में आप क्या कह सकते हैं? थ्रू पब्लिक, क्योंकि पब्लिक ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको पब्लिक इलेक्ट करती है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और जो अदर रहते हैं मीन्स जो अपोजिशन होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। इंडियन पार्लियामेंट, तो ये तो एक पार्लियामेंट का सिस्टम अभी बताया कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे वहाँ पर इस तरह का सिस्टम रहता है। अब इंडिया की जब हम बात करें तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। इट हैज़ इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, मीन्स लॉज कौन बनाता है हमारी कंट्री के लिए? वो पार्लियामेंट बनाती है। इसके पास इमेंस मीन्स हो जाता है बहुत सी पावर्स हैं, बिकॉज क्यों? क्योंकि ये पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है।
टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट के टू हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस। इट हैज़ टू हाउसेस। तो फर्स्ट आपकी राज्यसभा, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। टोटल मेंबर्स ऑफ 245। आपकी बुक में 245 दिया गया है, लेकिन टोटल मेंबर 250 तक रहते हैं। 250 हैं राज्यसभा के, जिसमें 250 मेंबर रहते हैं, जिसमें 238 मेंबर जो रहते हैं वो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें मैंने 245 लिखा है क्योंकि बुक में आपको दिया भी गया है। और वैसे टोटल जो मेन कितना यहाँ पर हो सकते हैं, 250 मेंबर्स राज्यसभा के। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। उनको कौन इलेक्ट करता है? जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं। तो जो राज्यसभा आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। राज्यसभा अपर हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ 245, 233 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड। और नॉमिनेटेड कौन करता है? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। मेंबर्स जो नॉमिनेटेड किए जाते हैं वो 12 मेंबर्स किए जाते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो इलेक्ट करती हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा के ओनली 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स जो भी रहते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो इलेक्ट करती हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। सेकेंड थिंग आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखनी है, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। 1/3 of the member retire every second year are replaced by newly elected members. Each member elected for a term of 6 years. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का टर्म क्या है, तो राज्यसभा का टर्म आप बताएंगे 6 years। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। इसके परमानेंट बॉडी इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो एवरी सेकेंड ईयर में, हर 2 साल में क्या होते हैं, जिसका भी 6 ईयर कंप्लीट हो गया, जिस मेंबर का 6 ईयर कंप्लीट हुआ, तो 1/3 मेंबर ऐसे होते हैं जिनका 6 ईयर कंप्लीट हो जाता है और वो एवरी सेकेंड ईयर्स में, हर 2 साल में वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। तो जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, तो इस तरह से इसको एक साथ राज्यसभा को लोकसभा की तरह से एक साथ डिसॉल्व नहीं किया जाता है। ये एक परमानेंट बॉडी है। एवरी सेकेंड ईयर्स में 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर होते रहते हैं। मीन्स जिसका भी 6 ईयर ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो रिटायर हो जाता है। राज्यसभा इज प्रेसाइडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा को प्रेसाइडेड कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वो उसको प्रेसाइडेड करते हैं। राज्यसभा अपर हाउस, टर्म 6 years, परमानेंट बॉडी, प्रेसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल जो पार्लियामेंट का हाउस है। पहले 2 हाउस मैंने बताए, एक लोकसभा एंड एक राज्यसभा। तो अभी आपने राज्यसभा को पढ़ा था जो अपर हाउस है। लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, ये लोअर हाउस है। टोटल मेंबरशिप 545 मेंबर्स होते हैं।
543 elected members and 2 nominated, presided by the Speaker. लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर प्रिसाइड करता है. इलेक्शंस ऑफ लोकसभा हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. एवरी 5 years के बाद जो इलेक्शन कमीशन होता है वो लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराता है. तो लोकसभा राज्यसभा की तरह से परमानेंट बॉडी नहीं है. लोकसभा को एक साथ डिसॉल्व किया जाता है और एक साथ पूरे कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं. तो अभी आपने पार्लियामेंट के 2 हाउसेस पढ़े हैं. तो आपका इसके बाद का जो टॉपिक आएगा आप उसको पढ़ेंगे. रोल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का रोल क्या है, कंपोजिशन क्या है, कौन कौन कंसिस्ट करता है और किस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड करती है गवर्नमेंट को. ओके, थैंक यू.